ताकत का निर्माण करना है। तो वो जितनी ज़्यादा संख्या में अभी ताकत का निर्माण करने की ज़रूरत है साथियों। तो आप जितने साथी बैठे हुए, आप सभी लोगों को मिलजुल करके इसकी तैयारी करनी है। तो साथियों, इस परिवर्तन यात्रा के साथ में माननीय सुधीर नागसर, जो राष्ट्रीय प्रचारक भारत मुक्ति मोर्चा नई दिल्ली, आप साथ में चल रहे हैं और आपके माध्यम से ईवीएम के संदर्भ में बहुत सारी जानकारियाँ उनके पास में है और वो साउथ इंडिया में बड़े पैमाने पर इस काम को कर भी रहे हैं और साउथ इंडिया में जागृति को, वो वहाँ के लोगों को लैंग्वेज प्रॉब्लम न हो इसलिए वो इंग्लिश में बड़े पैमाने पर इस बातों को समझा रहे हैं वहाँ के लोगों को। तो साथियों, हमारे बीच में आप उपस्थित हैं, तो मैं माननीय सुधीर नागसर को निवेदन करता हूँ कि आप लोगों का मार्गदर्शन करें। साथियों, सभी को जय। आज आपके श्रावस्ती में भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से ये ईवीएम भंडाफोड़ यात्रा जो होने चाहिए थी, लेकिन अभी कुछ रुकावट की वजह से ये हो नहीं पा रही है, हुई नहीं। तो इसकी व्यवस्था अभी मेश्राम साहब कर रहे हैं कि अभी आने वाले समय में इसको पूरी तरह से यहाँ किया जाएगा। मैं यहाँ पर आपको ये जो भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं, उसके रेफरेंस में 2-3 बातें यहाँ पर, महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर रखना चाहूँगा। जो मेश्राम साहब के नेतृत्व में ये यात्रा पूरे भारत भर में निकल रही है, तो हमें इस तरह की कठिनाइयाँ या इस तरह का जो इश्यूज़ है हमारे सामने आते रहेंगे, क्योंकि ये जो हम काम कर रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। ये एक्सपोज करने वाला मामला है और दुश्मन को एक्सपोज करने वाला मामला है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रोपोगंडा इज़ द एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ इनविजिबल गवर्नमेंट। जो हम काम कर रहे हैं, ये जो प्रोपोगंडा पूरे भारत भर में चला रहे हैं, प्रोपोगंडा से क्या होता है? प्रोपोगंडा इज़ द एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ इनविजिबल गवर्नमेंट। ये जो प्रोपोगंडा से पूरे भारत भर में जो हम लोग आज के तारीख में कर रहे हैं, वो आज के तारीख में ये एक एग्जीक्यूटिव हथियार है जो इनविजिबल गवर्नमेंट है। आज के तारीख में जो हम लोग गवर्नमेंट ही है, जो हम शासक बनाना चाहते हैं हमारे लोगों को, तो ये प्रोपोगंडा के माध्यम से ये होगा। और जो आप अगर देखते हैं 2004 के पहले, मतलब 1989 से 2004 तक अगर भारत की स्थिति देखेंगे, परिस्थिति देखेंगे, तो हमें ये नज़र आता है कि लगभग 89 के बाद हमें ये दिखाई दे रहा था, जो बैलेट से चुनाव जब हो रहा था, तो बैलेट से जब चुनाव हो रहा था तो हमें इंडिया में जो परिस्थिति दिखाई ये दे रही थी कि जो सरकारें हैं वो सरकारें अस्थिर हो रही थी और हमारे जो लोगों, जो SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं, उनके जो पॉलिटिकल इमरजेंस उनका हो रहा था, ये दिखाई दे रहा था हमें। SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के लोगों का पॉलिटिकल इमरजेंस दिखाई दे रहा था। जैसे बैकवर्ड लोगों का, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ लोगों का पॉलिटिकल इमरजेंस, मतलब जो राजनीतिक हस्तक्षेप दिखाई दे रहा था। और उससे क्या हो रहा था? उससे हो ये रहा था कि हमारे समाज में बहुजन समाज बनने की जो प्रक्रिया निर्माण हो रही थी, उससे हमें दिखाई ये दे रहा था कि जो असेंबली है, जो पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट और असेंबली, ये जो 5 साल इसका टर्म है, 5 साल का एज है, लेकिन बहुजन समाज निर्माण होने की प्रक्रिया में हमें दिखाई ये दे रहा था कि ये 2 साल में गिर रही है, 3 साल में गिर रही है। मतलब जो असेंबली और पार्लियामेंट है वो 2 साल 3 साल 2 साल में गिर रही थी। मतलब सरकारें अस्थिर हो रही थी इंडिया में। और जब ये सारा ब्राह्मणों ने देखा, ये देखने के बाद उन्होंने क्या किया? ईवीएम को इंट्रोड्यूस किया। और ईवीएम को इंट्रोड्यूस करके क्या किया? जो सरकारें 5 साल नहीं टिक रही थी, जो गवर्नमेंट असेंबली हो या पार्लियामेंट की हो, 5 साल नहीं टिक रही थी, टूट रही थी, अस्थिर हो रही थी। मतलब कि जो अस्थिर, मतलब उसको इंग्लिश में
इंस्टेबिलिटी, अनस्टेबल गवर्नमेंट हो रही थी, तो उसको रोका कैसे जाए, इसके लिए ब्राह्मणों ने क्या पॉलिसी बनाया, ईवीएम लाके इसको स्टेबल किया। 2004 हमें ये दिखाई देता है कि 2004 को स्टेबल गवर्नमेंट, कांग्रेस के माध्यम से कांग्रेस ने ये सारा घोटाला करके स्टेबल गवर्नमेंट लाया। 2009 को स्टेबल गवर्नमेंट, 2014 को बीजेपी के माध्यम से उन्होंने, मतलब ये कांग्रेस और बीजेपी का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये सारा हुआ। तो हमें ये दिखाई देता है कि 2014, 2019 ये सारा ईवीएम में घोटाला करके स्थिर सरकारें ये लोग बनाना चाहते हैं, बना रहे हैं। तो हमें ये दिखाई देता है कि ये सारा ईवीएम के माध्यम से ये लोग कर रहे हैं। अभी ये ब्राह्मण अल्पसंख्यक है। दूसरी बात ये है कि जो कांशीराम साहब का जो नारा था, कांशीराम साहब क्या बोल रहे थे, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। वोट हमारे लोगों का 85% लोगों का वोट कितना है, लगभग हमारा सबसे ज़्यादा वोट है। और हमारे ऊपर ये जो शासक लोग हैं, जो आज उनके 5 लगभग 6 नेशनल पार्टियां हैं, तो उन्होंने क्या किया, 2004 के बाद हमें ये दिखाई देता है कि उनकी नेशनल पार्टियां, जिनका जनाधार खो रहा था, उनकी नेशनल पार्टियां बरकरार है। मतलब कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, उनका नेशनल स्टेटस एज इट इज है, नेशनल स्टेटस पर है। वो लोग जिनका जनाधार, मतलब जनाधार खोती हुई पार्टियां, और उनका जनाधार कायम है। और जो बहुजन समाज की जो पार्टियां है, जो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज से बिलोंग करते हैं, जिनकी संख्या 85% से आगे है, तो उन लोगों को हम अभी 2004 के बाद हमें ये दिखाई देता है कि उनकी पार्टियां, उनका नेशनल लेवल का स्टेटस खत्म हो रहा है। तो ये सारा ईवीएम के माध्यम से हो रहा है। और ईवीएम से केवल हमें दिखाई देता है कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है, कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, ये सारा हमें दिखाई दे रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो मामला है, ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है, उसका मिसयूज हो रहा है। और इलेक्शन, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन का मिसयूज करते हुए, एक्चुअल देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ये संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था का निर्माण, संविधान निर्माताओं ने क्या जिम्मेदारी लगाई है कि संविधान संस्थाओं का निर्माण संविधान की रक्षा के लिए है। लेकिन हमें क्या दिखाई देता है, इन द इंटरेस्ट ऑफ कॉमन पीपल, इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल, इसके लिए संविधान निर्माताओं ने इनकी जिम्मेदारी लगाई हुई है। लेकिन ये काम क्या कर रहे हैं, इन द इंटरेस्ट ऑफ ब्राह्मण। तो इसका आपको 2004 में घोटाला किया, 2009 में घोटाला किया, 2014 में घोटाला करके चुनाव जीता, 2019 में घोटाला करके चुनाव जीता। लास्ट पॉइंट आपको ये बताना चाहूँगा कि इतना सारा घोटाला करने के बावजूद भी हमारे जो लोग हैं, इनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। जो जानकारी देना चाहते हैं, जो जानकारी जो मासेस को जो जगाना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, अवेयर करना चाहते हैं, ये जानकारी मासेस को, लोगों को गांव तक ये जानकारी नहीं है। तो ये जानकारी देने के लिए ये अभियान के शक्ल में, ये सारा हम लोग अभियान के शक्ल में, अगर ये साल भर चलाया जाएगा, अगर ये अभियान के शक्ल में ये साल भर अगर चलाया जाएगा, तो ये पूरे इंडिया के लोगों को, मतलब जिले लेवल से लेके तहसील लेवल से गांव लेवल तक, ब्लॉक लेवल तक, सभी जगह ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लोगों को जानकारी हो जाएगी। और उसका हम लोग एक अभियान के तहत हम लोग ये चाहते हैं कि आने वाले समय में मेश्राम साहब के नेतृत्व में हम लोग ये चाहते हैं कि ईवीएम बैन करना चाहते हैं। एक्चुअल आने वाले समय में मेश्राम साहब ये घोषित करेंगे भी कि ईवीएम को तोड़ना भी चाहते हैं। और इसके लिए बहुत सारी बातों को बताना है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा मामला है। तो मैं एक लास्ट पॉइंट यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि केवल अभी लगभग 3 दिन पहले आपको शायद आप लोगों ने पता नहीं, आपने इन्फॉर्मेशन आपके पास है या नहीं,
दो तीन दिन पहले द वायर इस पेपर में एक न्यूज़ आई। वो न्यूज़ क्या आई, लगभग 6.5 लाख वीवीपीएटी मशीन, जो मशीन डैमेज थी, जो मशीन खराब थी, वो मशीन के जरिए चुनाव किया गया 2019 का। ये पेपर में न्यूज़ आई और एक्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा ये इंफॉर्मेशन दी गई। तो आपको अंदाजा आ सकता है कि ये वीवीपीएटी मशीन जो आया, वो वीवीपीएटी मशीन मेश्राम साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा, इसकी वजह से आया। और आने के बाद 2018 से 2019 के बीच में, 18 और 19 के बीच में जो वीवीपीएटी मशीन इंडिया में लाया, उसमें से मतलब 17,40,000 वीवीपीएटी मशीन में से 6,50,000 वीवीपीएटी मशीन जिसके ऊपर इलेक्शन कंडक्ट कराया। और आज के तारीख में भी जो आंकड़े, जो डेटा पब्लिश किया है, वो डेटा आज भी प्रोविजनल डेटा है, आज भी ऑथेंटिक डेटा इलेक्शन कमीशन ने पब्लिश नहीं किया। मतलब ये बहुत सारी धोखाधड़ी है। तो ये सारा जो धोखाधड़ी है, ये केवल शासक जाति के लोग अपने जो जुडिशरी, मीडिया, पार्लियामेंट, एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल करके ये व्यवस्था को बरकरार रखना चाहते हैं। आने वाले 2024 में वो हर संभव प्रयास करके वो पॉलिटिकल कंट्रोल करना चाहते हैं और हम इसको रोकना चाहते हैं। तो ये इसी बात को लेके मैं आपको इतना ही, इस मौके पर इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, इस परिवर्तन यात्रा का नेतृत्व कर रहे आदरणीय वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा एवं राष्ट्रीय संयोजक बहुजन क्रांति मोर्चा, आप लोगों के बीच में है। मैं सर को निवेदन करता हूं कि आप लोगों का मार्गदर्शन करें। मानिए। साथियों, बहुत लंबी बात मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि फुल फ्लेज कार्यक्रम हमको यहाँ करना है। जो कार्यक्रम यहाँ अधिकारी लोग हैं, जो संविधान के अनुसार उनको कार्य करना चाहिए, वो उनके लिए बंधनकारक है। मगर उन्होंने संविधान के विरोध में जाकर, जो अधिकारी है वो ब्राह्मण लोग हैं या क्षत्रिय लोग, उन लोगों ने संविधान के आर्टिकल 19 के तहत जो हमारा मौलिक अधिकार है वो रोकने की उन्होंने कोशिश की। ऐसा इसके पहले भी हुआ था और बाद में जब हमने कार्रवाई की, संगठनात्मक कार्रवाई की या और कई किस्म की कार्रवाई की, आपको जानकारी है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, रोहतक में वहाँ की भाजपा की सरकार ने हमें कार्यक्रम करने के लिए अनुमति नहीं दी। तो हमने ये सोचा कि ये आरएसएस के लोगों की नाजायज़ औलाद है, ये जो भाजपा की सरकार चलाने वाली है। तो हमने आरएसएस की नाजायज़ औलाद होने की वजह से हमने आरएसएस को ही चुनौती देने के लिए आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर में मोर्चा लेकर गए 4 पाँच। ये तो आप लोगों ने देखा होगा और कुछ लोग यहाँ से गए भी होंगे। तो उसके बाद में, उसके 8 दिन बाद फिर मैं वही हरियाणा गया। हरियाणा जाकर फिर पुलिस में एप्लीकेशन किया, तो पुलिस वालों ने बुला करके हमको परमिशन दिया। वही कार्यक्रम जी, मैं चलाऊँ? दूसरा दूसरा कार्यक्रम नहीं। तो हम लोगों को मालूम है कि इन लोगों को हमारे संवैधानिक अधिकार रोकने से कैसे रोकना है। तो आज श्रावस्ती में ब्राह्मणों ने और इन लोगों ने जो रोक लगाने की कोशिश की, हम लोग कोई हथियार लेकर नहीं चल रहे, हमारे पास कोई हथियार नहीं है। आपको बात करवा दीजिए।
और कोई हमारा संगठन गैर कानूनी नहीं है जिस पर कोई पाबंदी भारत सरकार ने लगाई है। किनारे मत लगाओ, किनारे मत लगाओ, पीछे लगाओ, किनारे मत लगाओ। तो हम लोगों ने इसके पहले जितनी भी रुकावटें आई उन रुकावटों को दूर करके कार्यक्रम किए। मैं यहाँ इसलिए ज़्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि मैं कार्यक्रम ही फुल फ्लेज करना चाहता, इसलिए मैं यहाँ कोई ज़्यादा बात करना नहीं चाहता। अभी हम लोगों ने, क्योंकि ये परमिशन के लिए जो लेटर है एक अनुसूचित जाति के कार्यकर्ता के नाम पर है, कौन है? हाँ, तो अनुसूचित जाति के लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों से रोकना एट्रोसिटी एक्ट में कवर होता है। उन अधिकारियों पर एट्रोसिटी एक्ट दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो एट्रोसिटीज़ की प्रक्रिया शुरू होते ही उन लोगों की परिस्थिति बहुत खराब हो जाएगी। और कार्यक्रम तो हम हर हालत में कर लेंगे क्योंकि जब एट्रोसिटीज़ की प्रोसेस शुरू हो जाएगी अधिकारियों की, तो फिर वो दोबारा एप्लीकेशन कर देंगे, फिर अपना कार्यक्रम करेंगे। तो वो तो इस पर पाबंदी लगाने लायक ही नहीं रहेंगे, बल्कि वो यहाँ इस जिले में रहेंगे ये संभावना नहीं है, तो इसका ट्रांसफ़र हो जाएगा। दूसरा, हम ट्रांसफ़र से संतुष्ट नहीं होंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे। हमारे साथ जिसने भी पंगा लिया हमने कभी भी किसी को नहीं बख्शा, हमारी आदत ये नहीं है, क्योंकि हम कानून का उल्लंघन नहीं करते, हम संविधान का उल्लंघन नहीं करते और दूसरे लोगों को भी कानून और संविधान का उल्लंघन करने नहीं देते। अगर इसके बावजूद भी किसी ने कानून का और संविधान का उल्लंघन किया तो हम उसको बख्शते नहीं। तो इसलिए ये कार्रवाई हम लोग करेंगे। तो इसलिए मैं इस मौके पर जो बात कार्यक्रम के दौरान कहना चाहता हूँ वो बात मैं यहाँ नहीं कहना चाहता। मैं आप लोगों को वो बात बता रहा हूँ कि जिन्होंने हमारे संवैधानिक अधिकारों को रोकने की कोशिश की उनके खिलाफ हमारी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है और रात के 10-11 बजे तक हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो उन संबंधित अधिकारियों के पास पहुंच जाएगा। हो सकता है आधे घंटे में पहुंच जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में पहुंच जाएगा, बहुत 1 घंटे में पहुंच जाएगा। और उन अधिकारियों को भी मालूम हो जाएगा, क्योंकि उनको भी हम जानकारी देंगे। हम उनको कहेंगे भी आपको अंधेरे में रखकर कार्रवाई नहीं करेंगे, आपके खिलाफ में आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आपको जानकारी देकर जाएंगे। तो आप लोगों उन लोगों को भी मालूम होना चाहिए कि कानून और संविधान का उल्लंघन होने से, क्योंकि संविधान तो जागीर नहीं है ना उनकी, जो अधिकारी है वो कानून और संविधान से बंधे हुए हैं। कानून के विरोध में काम करने की उनके पास इजाज़त नहीं है। उन्होंने कानून के विरोध में काम किया। उनको हमने सतर्क भी किया, जो हमने लेटर लिखा था वो उन्होंने पढ़ा भी, वो उन्होंने पढ़ा भी, और उसमें लिखा हुआ है कि ये सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है कि 144 जो है ये धारा 19 का उल्लंघन करने के लायक धारा नहीं है, ये छोटी धारा है। तेरा वहाँ मत, हाँ यहाँ जाओ, किनारे मत बैठ, हाँ यहाँ बैठ। तो इसलिए हम लोग कार्रवाई शुरू कर दिए है और उस कार्रवाई के शुरू होने के बाद हम लोग फिर एप्लीकेशन करेंगे। उस प्रक्रिया को शुरू होने के बाद फिर एप्लीकेशन करेंगे, क्योंकि हफ्ते में एक दिन जो है हम लोगों का रेस्ट रहता है, तो आपके लिए रेस्ट नहीं करेंगे। रेस्ट वाला जो दिन है वो हम लोग जो है वो कार्यक्रम के लिए आपको दिया जाएगा।
अब जिंदगी भर हमने रेस्ट तो किया नहीं, और आप लोगों के बीच में आने का और हमारे हक और अधिकारों के बारे में हमारे समाज को जगाने का, इसी में हमको रेस्ट मिलता है। बाकी हमें रेस्ट नहीं मिलता है। पेड़ पे तो शरीर को रेस्ट मिलता है, दिमाग को रेस्ट नहीं मिलता है। दिमाग को तो संतुष्टि तब मिलती है जब हमारे लोगों को, हम लोग जागृत करने में थोड़ा बहुत भी अगर कामयाब होते हैं तो हमें संतुष्टि मिलती है। तो आज आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे कि हमारी उम्र 18 साल 3-4 महीने की रही होगी, तो तब से लेकर अभी 66 साल चल रहे हैं। हमारी जो उम्र है वो 22 नवंबर 2022 से हमारी उम्र 66 साल रनिंग चल रही, 65 समाप्त हो गई, तो अभी 66 साल चल रही है हमारी उम्र। लगभग 48 साल से हम लोग इस देश में, हमारा समाज लड़ाई लड़ने लायक बने, इसके लिए 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज़्यादा तहसीलों में 22,000 से ज़्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज़्यादा गांवों में संगठन का जाल फैला हुआ है। इतना विशाल संगठन हमने खड़ा किया, जिसके बदौलत हम ऐसा कह सकते हैं कि नागपुर के आरएसएस के हेडक्वार्टर पर हम जो 4 लाख लोगों का मोर्चा लेकर गए थे, वो उस बात को सिद्ध करने वाला प्रमाण था कि हमने जो संगठित शक्ति निर्माण की उसको हमने आंखों से लोगों को दिखाया। तो ये कहा जा सकता है कि आज हम अपने लोगों की मान सम्मान, स्वाभिमान, इज्जत की लड़ाई लड़ने लायक हो गए। इतना बड़ा विशाल संगठन, इतनी जिंदगी हम लोगों ने लगाई, उसका कोई नतीजा दिखाई दे रहा है। तो ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन आने वाले समय में मतलब 2030 तक ये आंदोलन 31 राज्यों में 674 जिलों में और 6000 तहसीलों में 60,000 ब्लॉक में और 6 लाख गाँव में पहुंच जाएगा। और जिस दिन 2030 तक ये पहुंच जाएगा तो एक इतना विशाल आंदोलन, इतना विशाल संगठन खड़ा हो जाएगा, जिसके बदौलत हम अपने समाज की, अपने लोगों की वास्तविक लड़ाई लड़ने लायक हो जाएंगे। आज ही आरएसएस के लोग बहुत ज़्यादा दबाव में, मोहन भागवत को हमारे विरोध में बयान देना पड़ा, और उस बयान के बारे में सोशल मीडिया में संकेत कामड़े ने एक बड़ा वीडियो बनाया। पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? आप देख लीजिए, तो सबूत के साथ बातें हैं। सर, जिला वाले हमसे, हम लोगों कार्यकर्ताओं से घबराते हैं, जो आपके जिला के कार्यकर्ता है आरएसएस वाले, सर हम लोगों से घबराते हैं, तो हम लोग वैसे महसूस कर लेते हैं सर। हाँ, वैसे महसूस हो जाता है। सही। मतलब आप लोगों से भी उन्होंने जब घबराना शुरू कर दिया तो आमन मेश्राम तो चौधरी है ना आप लोग, उससे तो डरेंगे। हाँ, तो इसलिए, और हमने इधर उधर चुनौती नहीं दिया, साला उनका हेडक्वार्टर है ना नागपुर, वहाँ जाके चुनौती दिया कि हमने सोचा कि साला इधर उधर क्या करने का, वही जाके चुनौती दिया, तो सब लोगों को मैसेज चला गया कि नहीं, मादार साधारण मामला नहीं है। फिर भी कुछ बुड़बक लोग जो है ना, ये ब्राह्मण लोग जो है सारे कभी कभी बुड़बक ये करते रहते हैं और हमसे पंगा लेने की कोशिश करते रहते। तो अभी वो ज़्यादा नहीं, आज रात तक उसको हमारी कार्रवाई शुरू हो जाएगी और कल जो है वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगर अधिकारियों ने, वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू नहीं की तो हाईकोर्ट में मामला कल ही दाखिल हो जाएगा, हाईकोर्ट से ऑर्डर आ जाएगा, हाईकोर्ट से ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि ये हाईकोर्ट के ही ऑर्डर है, पहले के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, और इन लोगों ने हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ये किया है। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि इनके खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जाए, हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के अवमानना का मामला चलाया जाए। अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अवमानना का मामला चल गया तो ये तो इनकी नौकरी चली जाएगी।
क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है वो, न्यायपालिका की अवमानना। तो हम लोग इसको बख्शने वाले नहीं हैं। तो हम अपने लेवल पर ये, क्योंकि हम कानून के दायरे में रहकर काम करते हैं और कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं, जो लोग कानून का उल्लंघन करते हैं उसके विरोध में हम कार्रवाई जरूर करते हैं, और वो कार्रवाई भी संविधान सम्मत कार्रवाई करते हैं। जो अधिकार हमको मिले हुए हैं उस अधिकार के दायरे में रहकर ही करते हैं। तो साथियों, इस मौके पर मैं बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहता हूँ, यही बात कहना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ। बाकी हम लोग जो है हमारे मतलब जो कल कार्यक्रम है, कल के कार्यक्रम की परमिशन है, मतलब इसका मतलब इसका वो भी यूपी में ही है, वहाँ के अधिकारी भी है, उन्होंने परमिशन दिया। इन लोगों ने, इससे पता चलता है ना कंपैरेटिवली, यानी इसके पहले के कार्यक्रम में अधिकारियों ने परमिशन दिया, इसके कल वाले कार्यक्रम में परमिशन दिया, इन्होंने नहीं दिया, तो इनको ज़्यादा अकल है। जातीय दुर्भावना प्रमाणित होती है उससे। पहले के कार्यक्रम में परमिशन दिया अधिकारियों ने, कल के कार्यक्रम में परमिशन दिया, इन्होंने नहीं दिया, तो इन्होंने जातीय पूर्वाग्रह से ऐसा किया, ऐसा आरोप उससे प्रमाणित हो जाता है। तो यही बात हम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। और जब ये आरोप उनके ऊपर रहेगा तो उनको इसका जवाब देना पड़ेगा। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, अभी आप लोगों ने आदरणीय वामन मेश्राम साहब को सुना। साथियों, ये जो परिवर्तन यात्रा 365 दिन की चल रही है, इस यात्रा के लिए जो भी साथी यहाँ पर जितने कार्यकर्ता हैं, जो भी साथी, क्योंकि आप लोग इस कार्यक्रम में रहते हैं तो आप लोग जरूर जन आंदोलन निर्माण निधि के तौर पर साहब को जरूर कुछ न कुछ देते हैं। तो अभी आप लोग यहाँ उपस्थित है, जो भी साथी इस आंदोलन को, कि हम लोग यहाँ आए हुए हैं, फिर अगले जिले को जाना है, तो जन आंदोलन निर्माण निधि साथियों, ये साधन और संसाधन हम लोगों को देना जरूरी है। तो जो साथी साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि के तौर पर जो भी सहयोग करना चाहते हैं, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वो सहयोग आप लोगों के द्वारा किया जाना चाहिए। तो जो साथी साहब को जो भी 100, 200, 500 जिसकी जो इच्छा है कि हम ये इस आंदोलन को चलाने के लिए देंगे, तो आप लोग आकर बारी बारी से साहब को वो निधि भेंट करने का काम कर सकते हैं। तो जो साथी करना चाहते हैं तो वो निधि साहब को भेंट करना से जो भी साथी करना चाहते हैं। जो साथी करना चाहते हैं वो लोग, आप लोग भी अगर 150 करना चाहते हैं तो आप लोग भी करिए, तो कर ही रहे हैं रामसर जिला अध्यक्ष जी। तो आप लोगों को भी उस लेवल पर किया जाना चाहिए। तो जो साथी करना चाह रहे हैं वो आकर के साहब को निधि भेंट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब भी साहब को निधि दे रहे हैं। हो गया सर आइए आइए। खींचिए फोटो लीजिए। आइए, जो साथी आना चाहते हैं आते रहें। आते हैं। ये बामसर जिला अध्यक्ष है। तो जो साथी आना चाहते हैं, अगर कोई साथी और भी सहयोग देना चाहते हैं साहब को, जो भी आप 150 देना चाहते हैं, तो साहब को ये नहीं दी जानी चाहिए। तो आप लोग कर सकते हैं जो साथी करना चाहते हैं। और भी कोई साथी आना चाहते हैं तो आ जाइए। और कोई साथी आना चाहते हैं आ जाए, आ जाइए। आपको भी आना है क्या? हम भी 20 रुपये जरूर आ जाओ। 20 है हमारे जरूर करना चाहिए।
समाप्त कर दें। तो साथियों, अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त किया जाता है और जो साथी अपने घर को जाना चाहते हैं वो लोग शांतिपूर्ण तरीके से आराम से अपने अपने घर को जाएं। और अखिलेश जी आप रुकेंगे, ठीक है, तो आप रुकेंगे, बाकी लोग जो लोग रुकने वाले हैं वो रुकेंगे भी हम लोगों के साथ, और जो जाने वाले हैं वो जा सकते हैं। और कल की तारीख में फिर हम लोगों को आप लोग जो साथी बहराइच के बॉर्डर तक छोड़ सकते हैं वो बहराइच के बॉर्डर तक छोड़ने के लिए भी चलेंगे, ठीक है ना।